ओम नमः शिवाय। मैं पंडित अनूप मिश्रा ज्योतिष की पाठशाला के इस चौथे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम जैसा कि हमने पहले वीडियो में बोला था कि हम ज्योतिष को ए से लेकर जेड यानी क से लेकर ज्ञ तक समझने की कोशिश कर रहे हैं इन सीरीज़ में। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे जन्मांग चक्र के भाव परिचय के बारे में, यानी जो कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, हम इसमें इन सभी 12 भावों को डिटेल समझेंगे। और आपसे आग्रह है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एकदम आसान शब्दों में ज्योतिष और वास्तु के ज्ञान को समझने के लिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। और आइए अब आगे की जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम समझेंगे जन्मांग चक्र के सभी भावों के बारे में। जो 12 भाव कुंडली के होते हैं, इन सभी 12 भाव की एक संक्षिप्त विवेचना हम समझेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रथम भाव लिखा हुआ है, यानी प्रथम भाव यहीं पर होता है। अब आप 2-3 बातों को पहले समझ लें। जो भावों के क्रम यहाँ पर लिखे हुए हैं ये स्थिर है, यानी भाव हमेशा स्थिर होता है। यहाँ पर कोई जैसे चाहे जो नंबर लिखा हो, पहली बात आप ये समझ लें कि भाव क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। यानी जैसे जहाँ लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर प्रथम भाव लिखा है तो ये प्रथम भाव यहीं पर होगा। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है कि इसमें विभिन्न नंबर्स लिखे होते हैं, कभी 1 से लेकर 12 नंबर तक इस भाव में या किसी भी भाव में लिखा हो सकता है। वो कौन सा नंबर होता है? वो नंबर होता है, ये राशियों का नंबर होता है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं या समझना चाहते हैं तो आपको इस क्रम को विशेष तौर पर याद करना पड़ेगा। जैसे कि 1 नंबर यदि कहीं लिखा हो आपकी पत्रिका में, तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर यानी उस विशेष भाव में मेष राशि है। यदि 2 नंबर लिखा है तो वहाँ पर वृषभ राशि है। यदि 3 नंबर लिखा है तो वहाँ पर मिथुन राशि होगी। इस प्रकार से 4 लिखा है तो कर्क राशि होगी, 5 लिखा है तो सिंह राशि होगी, 6 लिखा है तो कन्या राशि होगी, 7 लिखा है तो तुला राशि होगी, 8 लिखा है तो वृश्चिक राशि होगी, 9 लिखा हुआ धनु राशि होगी, 10 लिखा है तो मकर राशि होगी, 11 लिखा हुआ तो कुंभ राशि और 12 लिखा होगा तो मीन राशि। अब इस बात को विशेष तौर से आप समझिएगा कि यहाँ पर ये भाव स्थिर है, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, यानी वो राशियों का नंबर लिखा होगा। तो जैसे मान लीजिए कि प्रथम भाव में यदि 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि प्रथम भाव में यानी लग्न में सिंह राशि है। अब विशेष तौर से आप एक बात को और ध्यान रख लें, विशेषतया इस प्रथम भाव के बारे में, ये लग्न भाव है और दिशाओं में इसकी दिशा जो है पूर्व होती है। यानी जो राशि पूर्व दिशा में उदित होती है उसका नंबर यहाँ पर प्रथम भाव में लिखा होता है। तो जैसे या प्रथम भाव में राशि का नंबर लिख देंगे, बाकी भाव में सारी राशियाँ अपने आप फिक्स हो जाती हैं। मान लीजिए जैसे अभी मैंने बताया कि यदि 5 लिखा हो तो सिंह राशि। इस प्रकार से अगर यहाँ 12 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि लग्न में मीन राशि है, यानी पूर्व दिशा में मीन राशि उदित हो रही है। तो एक तो आपने इसको समझ लिया। और एक बात, छोटी सी बात और समझ लें आप कि ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में ये नंबर्स लिखे होते हैं, यानी भाव के नंबर घड़ी की विपरीत दिशा में। तो उसका मूल कारण यह है कि हमारी पृथ्वी का मूवमेंट इस क्रमवार होता है, यानी घड़ी की दिशा में होता है, क्लॉकवाइज। तो ये नंबर्स ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉक हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि भाव स्थिर होते हैं, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान दें कि भाव स्थिर होते हैं। यानी प्रथम भाव यदि यहाँ लिखा तो यहाँ प्रथम होगा, द्वादश यदि लिखा हो तो द्वादश भाव, सर्वथा किसी भी पत्रिका में द्वादश भाव यहीं पर ही होगा। तो आपने इन 2 छोटे छोटी बातों को आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि प्रथम भाव यानी यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है या प्रथम भाव से क्या देखते हैं। इसके लिए आइए हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम भाव देखिए यहाँ पर आप स्पष्ट कर देख लें। देखिए प्रथम भाव से सबसे पहले आप ये समझ लें कि किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी यानी उसका रूप, रंग, लंबाई,
उसका मस्तिष्क ये किस प्रकार का होगा, इन सब के बारे में आप प्रथम भाव से जान सकते हैं। अब आती है बात, देखिए प्रथम भाव को शास्त्रों में सर्वोपरि माना गया है। यानी आप जो कुछ ज्योतिष के बारे में या कुंडली देखेंगे, वो सब कुछ आप जो भी देखेंगे वो प्रथम भाव के बारे में ही देखेंगे, यानी लग्न के बारे में। लग्न मतलब उस व्यक्ति को आप समझें जिसकी आप पत्रिका देख रहे हैं या अपनी देख रहे हैं, तो लग्न मतलब आप स्वयं अपने को समझें कि उससे आप अपने बारे में, अब इसी के बारे में यानी अपने बारे में बाकी बातों को जानने के लिए आप अन्य भावों को देखेंगे। तो शास्त्रों में प्रथम भाव को सबसे ज़्यादा प्रधानता दी गई। तो ये हो गया प्रथम भाव आपका। देखिए अभी आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, इसके बारे में भविष्य में हम लोग और लेंथ में बात करेंगे और एक एक भावों को विशेषतया से इसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब हम समझ लेते हैं द्वितीय भाव के बारे में कि द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं। देखिए द्वितीय भाव से सबसे पहले हम इसको बोलते हैं, जैसा कि इस भाव का अगर एक शब्द में नाम देना हो तो हम इसको बोलेंगे तन भाव। और दूसरा भाव जो है अगर एक शब्द में हमको डिफाइन करना होगा तो ये होता है धन भाव। अब धन के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, देखिए शास्त्रों में कुटुंब को भी धन माना गया है। यानी कुटुंब का मतलब आपका परिवार, परिवार सबसे बड़ा धन है। दूसरी बात और क्या देखते हैं, आपकी भाषा यानी स्पीच, आपकी आवाज़ कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, वो भी इसी भाव से देखते हैं। दूसरा बात, आपको किस प्रकार का भोजन पसंद होगा, ये भी हम देखते हैं द्वितीय भाव से। तो आपने समझ लिया धन, धन भाव यानी कुटुंब के बारे में, आपकी वाणी कैसी होगी, आपका टेस्ट कैसा होगा भोजन का, इसका निर्धारण होता है द्वितीय भाव से। अब हम आते हैं तृतीय भाव के ऊपर। तृतीय भाव का मतलब हो गया बल। इसको अगर एक शब्द में डिफाइन करना तो बल या पराक्रम। दूसरी बात, आपके छोटे भाई बहनों के बारे में, छोटे भाई बहन। और इस भाव से राइटिंग, यानी आप जो लिखते हैं, आपकी लिखने की जो प्रवृत्ति है वो भी तृतीय भाव से ही देखी जाती है। इस प्रकार से अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो चतुर्थ भाव को तो ये है सुख भाव। आपको जिन वस्तुओं से या जिन लोगों से सुख मिल सकता है वो उनका विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। तो अब अगर सुख की बात करेंगे तो सबसे पहले संबंधों में आएगा माता का नाम, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा सुख प्राप्त होता है माता से। तो माता का विचार करते हैं चतुर्थ भाव से। उसके बाद भूमि का विचार करते हैं, भूमि भवन, इसका विचार करते हैं चतुर्थ भाव से। और वाहन का भी विचार करते हैं, अगर वाहन का कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो उसका भी विचार करते हैं चतुर्थ भाव से। अब आती है बात पंचम भाव की। पंचम भाव से क्या देखते हैं, सबसे पहली बात समझ लें आप, यहाँ पर देखते हैं प्रेम की बात। प्रेम संबंधों की बात यदि आएगी तो सबसे पहले आप पंचम भाव को देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे संतान के बारे में। यदि संतान से संबंधित कोई प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप यहाँ पर सबसे पहले पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए पंचम भाव का ही विचार होता है। चतुर्थ भाव से मिडिल एजुकेशन का विचार होता है और द्वितीय भाव से प्राइमरी एजुकेशन का विचार होता है। इन बातों को भी आप ध्यान में रखें। और षष्ठ भाव से जो आपके कुंडली का या जन्मांक चक्र का छठा भाव है, छठे भाव से हम विचार करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लें कि रोग का विचार करते हैं, ऋण का विचार करते हैं। और यदि
नौकरी का विचार करते हैं। अगर छठा भाव मजबूत है तो व्यक्ति अच्छी नौकरी करता है। और रोग को ही शत्रु की माना गया है, शत्रु का भी विचार छठे भाव से ही हम करते हैं। तो रोग, ऋण और शत्रु, इसका विचार करना होगा, और नौकरी के लिए हम षष्ठ भाव से देखते हैं। सप्तम भाव को जारा भाव कहा गया है, यानी आप इससे पति या पत्नी, इसको हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पाउस, ये देखते हैं। और उसके बाद यदि आप व्यवसाय की बात करेंगे तो उसके लिए भी हम सप्तम भाव को ही प्राथमिकता देते हैं और उसी को देखते हैं। और यहीं पर अगर व्यवसाय की बात आएगी तो पार्टनरशिप की अगर बात आएगी तो पार्टनर का विचार भी सप्तम हाउस से ही किया जाता है। अब बात आएगी अष्टम हाउस की, यानी अष्टम भाव का। तो अष्टम भाव से आप सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जैसे आप चोट चपाट का विचार होता है, मेन तो सबसे प्रमुख होता है आयु का विचार। आयु का विचार जब भी होगा तो आप अष्टम भाव पर ध्यान देंगे। और दूसरी बात, सिर्फ इनको अशुभ ही न मान के चलें, यदि दशम का संबंध या लग्न का संबंध किसी प्रकार अष्टम से बन रहा है तो ये दिखाता है किसी भी व्यक्ति की रिसर्च योग्यता, यानी रिसर्च करने की उसकी जो क्षमता होती है, ये दिखाता है। और कल्ट विद्या, जैसे मान लीजिए ज्योतिष या इससे संबंधित या इस प्रकार की जो विद्याएं हैं, उसको भी हम अष्टम भाव से ही विचार करते हैं। अब बात करेंगे नवम भाव को। नवम भाव यानी भाग्य का विचार। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके भाग्य का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो जब हम विचार इसका भाग्य का करते हैं तो हम नवम भाव को देखते हैं। और संबंधों में पिता का विचार करते हैं, तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि आपके पिता ही आपके भाग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके बाद जो बात होती है धर्म की बात यदि हो तो भी आप नवम को ही पहले ध्यान देंगे। यदि नवम भाव पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति नास्तिक भी हो सकता है। और अब बात करें दशम भाव की, तो इससे विचार करते हैं कर्म का। अब कर्म तो एक शब्द में आपने समझ लिया। अब देखिए कर्म क्या है। जैसे अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि षष्ठ भाव से हम नौकरी का विचार करते हैं, सप्तम भाव से व्यवसाय का विचार करते हैं, फिर दशम भाव से कर्म का, किस प्रकार के कर्म का विचार करेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, कर्म का मतलब यदि आप नौकरी करेंगे तो किस फील्ड में करेंगे, यानी आपका कर्म क्या होगा। यदि व्यवसाय करेंगे तो उसमें आपका कर्म क्या होगा, इसका निर्धारण होता है दशम भाव से, यानी कर्म भाव से। और एकादश भाव, अब बात करेंगे एकादश, यानी आपने जो कर्म किया तो अब इसके फल प्राप्ति के लिए आप देखेंगे एकादश भाव, यानी लाभ की बात करें। और इसको आप ये भी कह लें इच्छा पूर्ति। यदि ये भाव अच्छा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की युति हो, और यहाँ तो चूंकि उपचय भाव में अशुभ ग्रह भी शुभ फलदायक होते हैं, तो इसलिए एकादश भाव तो खैर इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है शास्त्रों में। और आपकी इच्छाएं जो हैं उनकी पूर्ति होगी कि नहीं, इसके लिए हम एकादश भाव देखते हैं। और इस प्रकार से अब हम बात करेंगे द्वादश भाव की। द्वादश भाव का मतलब हुआ कि आपने जो भी कर्म करके लाभ कमाया उसका व्यय इस भाव से देखते हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहूँगा। व्यय का मतलब आप ये समझ लें कि द्वादश का मतलब जिस भी भाव की विवेचना आप कर रहे हैं तो उससे उसके द्वादश का भाव से उसका व्यय देखा जाता है। जैसे प्रथम भाव क्या है, आप स्वयं हैं, तो आपके जीवन का व्यय भी अगर देखना हो, यानी मृत्यु का विचार करना हो, तो हम द्वादश का ही विचार करेंगे, द्वादश भाव का। इसके अलावा अगर बात करनी हो तो हम बात करेंगे तो यहाँ पर, यानी जैसे कि व्यय के बाद जैसा मैंने बताया मृत्यु, जो हमारे यहाँ
मोक्ष की बात की जाती है, वो भी अगर देखना हो तो हम यहीं से करते हैं। कैद की बात भी अगर देखी जाती है तो यहीं से देखी जाती है। और शैया सुख, यानी आपको पत्नी का सुख या पति का सुख कैसा मिलेगा, उसका विचार भी हम द्वादश भाव से ही करते हैं। तो अभी हमने संक्षेप में तो सब कुछ बात कर लिया कि जैसे प्रथम भाव से रूप, रंग, लंबाई, मस्तिष्क। लंबाई के मामले में जैसे हमने लिख तो दिया है, लेकिन जब भी आप इसका विचार करें तो क्षेत्र का विशेष ध्यान रखें कि जैसा कि अगर यदि आप किसी पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं तो वहाँ पर पहाड़ी लोगों की हाइट कम होती है, तो वहाँ पर प्रथम भाव से हाइट जब भी आप देखेंगे तो उस क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे जहाँ पर उस व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आपको संक्षेप में तो ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। भविष्य में हम प्रत्येक भाव को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इससे हम शरीर के अन्य अंगों का भी विचार करते हैं। तो भविष्य में हम लोग इन प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव की अलग अलग विवेचना भी करेंगे। फिलहाल आज इतना ही। और यदि आपने अभी तक हमारे जो पिछले 3 वीडियो हैं नहीं देखे हैं तो आई बटन में उनका लिंक मैं देता हूँ, वहाँ से उनको ऑन करके वो भी आप देख लें। इससे आपके ज्ञान में और वृद्धि होगी। धन्यवाद।